हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सुरंगम सिस्टम से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को आपको व्यू करना है और फिर इन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्लैक सी से रिलेटेड, तो ब्लैक सी को अगर हम मैप में व्यू करें, ब्लैक सी एक इनलैंड सी के रूप में लोकेटेड है और यहाँ पर यूरोप का जो सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर और एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, उन दोनों के बीच में जो ब्लैक सी है वो लोकेटेड है। ब्लैक सी ऑफ अजोव के साथ में स्ट्रेट ऑफ कर्च के थ्रू कनेक्ट होता है एंड सी ऑफ मरमरा एंड मेडिटेरियन सी के साथ में बोस्पोरस स्ट्रेट एंड डार्डानेल्स स्ट्रेट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट होता है। ब्लैक सी से वो सारी कंट्री जो यहाँ पर अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं, उनके नेम को अगर हम व्यू करें तो उसमें है टर्की, जॉर्जिया, रशिया, रोमानिया, यूक्रेन एंड बुल्गारिया। तो ये ब्लैक सी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में इस तरीके के मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एस्टिमेशन शो किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है प्रेजेंट टाइम में, जो भी हमारी फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 8% उन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ शो की है इंडिया की। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने अपनी बाई एनुअल जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीसेपिंग नॉर्म्स ए न्यू वे फॉरवर्ड जो उनकी रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया है। यहाँ पर साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के जो पहले जब कोविड के टाइम में यहाँ पर किस तरीके की फाइनेंशियल ग्रोथ रही थी उसको लेकर के यहाँ पर शो किया गया है। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो 6.6% का कॉन्ट्रैक्शन इंडिया की इकोनॉमी में देखने को मिला था। फिर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एस्टिमेट किया है कि 8.3 इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी और 22-23 के लिए फोरकास्ट किया है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भी फोरकास्ट किया है कि 22-23 के लिए 8% रहेगी इंडिया की ग्रोथ रेट और 23-24 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए रहेगी 7.1%। यहाँ पर अदर कंट्रीज़ के बारे में भी शो कर रखा है। जैसे श्रीलंका के बारे में अगर हम देखें तो श्रीलंका में आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन शो किया गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के भी यहाँ पर जो डाटा है वो शो किए गए हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है इस ग्रोथ रेट के ऊपर, क्योंकि साउथ एशिया से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो भी इन कंट्रीज़ को रशिया और यूक्रेन को होता था या वहाँ से जो प्रोडक्ट इंडिया में आते थे या अदर साउथ एशियन रीजन कंट्रीज़ में आते थे, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी, यहाँ देखिए IMF के थ्रू वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है उन गवर्नमेंट्स को, उन कंट्री को जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, ताकि वहाँ पर जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स को अगर परस्यू करना है, कुछ भी वहाँ पर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए उनको कैपिटल गेन हो सके। ओके, तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक जो है वो अपना वर्क करता है। 1944 में इसको बनाया गया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये एस्टेब्लिश है। और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। ओके, और प्रेजेंट टाइम में इसके मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज़। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर इसमें एग्जाम में ये जो मेंबर्स कितने हैं, स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है या स्पेसिफिक अगर उसमें देखें कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से इस तरीके के उसके मेंबर्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जनरली जो होते हैं कि वर्ल्ड बैंक के IMF के इनके कितने मेंबर्स हैं इसको लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये जो वर्ल्ड बैंक है इसको 1944 में ब्रिटेन्स वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एस्टेब्लिश किया गया था, सेम इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक को भी एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा इंडिया जो है
यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। अब वहाँ पर जो ग्रेन्स जिसकी सप्लाई की जाती थी रशिया के द्वारा अदर कंट्रीज़ में या ग्लोबली लेवल पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा कट देखने को मिला, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए हैं और इन सभी की वजह से ये जो इश्यूज हैं उसकी उन सब में इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया से जो ग्रेन्स है या फिर फूड आइटम्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है। हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, जो मिनिस्टर फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं, उन्होंने द हिंदू को ये अपने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ये बोला कि हमारी जो इंटरनल कमेटी है वो रेगुलर डिस्कस कर रही है, रेगुलर इस चीज़ को व्यू कर रही है कि फूड एक्सपोर्ट को हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें ना सिर्फ हम ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो फूड आइटम्स हैं उसको भी पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्रीज़ में हमारे फूड आइटम्स को सप्लाई किया जा रहा है। ओके, उन्होंने ये बताया कि हमारे जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की या हमारे ग्रेन्स की, उसको लेकर के कोई भी गलत नहीं है। जो फूड आइटम्स है उनको लेकर भी कुछ कन्फ्लिक्टरी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ होती हैं जो कुछ क्वालिटेटिव नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उनकी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं फूड आइटम्स को लेकर के, उन सभी को व्यू करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारी इंटरनल कमेटी है वो रेगुलर डिस्कस कर रही है, जो भी हमारा एक्सपोर्ट को लेकर के जो भी वर्क चल रहा है उसमें रेगुलर व्यू कर रही है कि किसी भी कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसी के अकॉर्डिंग उन सभी को ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके बेसिस पर ये बताया गया है कि इस साल प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो 100 लाख टन ग्रेन्स का इस साल एक्सपोर्ट कर देगा, जिसका फर्स्ट क्वार्टर में 35 लाख टन जो है वो हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बेनिफिशियल रहा। वैसे वॉर का इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलत देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है वो अदर कंट्रीज़ तक अपनी जो एक्टिविटी है या फिर कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर यहाँ पर ये शो किया गया है। अब सभी को पता है कि जो श्रीलंका है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर जो भी इंटरनेशनल कंटेनर जो आते हैं सी रूट के थ्रू, जो कोलंबो पोर्ट को अपना एक तरीके से स्टॉपेज के रूप में यूज़ करते थे, तो वहाँ पर तो जो कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे इंडिया का जो कोची पोर्ट है वो इसमें अल्टरनेट पोर्ट के रूप में यहाँ पर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2019-20 और 2021-22 में अगर हम कंपैरिजन करें तो कोची पोर्ट में जो ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइटर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है हेल्थ को लेकर के। राइटर ने ये बोला है कि कोविड-19 पेंडेमिक ने एक तरीके से अटेंशन क्रिएट किया है डिजीज़ को लेकर के, जो हेल्थ एनवायरनमेंट है उसको लेकर के, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसको लेकर के स्पेसिफिक फोकस किया गया। लेकिन इसके साथ में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट तरीके से इंक्रीज़ हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ ही डेकेड्स में अगर हम देखें, लास्ट के कुछ डेकेड्स की अगर हम बात करें तो रेगुलर ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सब कुछ जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से एक्सपेंड हो गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ग्लोबल बर्डन की बात की गई है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को अगर हम कंपैरिजन करें तो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में कितने लोग जो हैं वो इससे इफेक्टेड हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 537 मिलियन पीपल जो हैं वो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने ये डाटा अपने रखे हैं कि यहाँ पर डायबिटीज़, इतने लोगों में डायबिटीज़ जो है वो उसका एस्टिमेशन किया गया है। अब अगर हम बात करें ऑन एक्सट्रापोलेटिंग द डाटा टू द ईयर 2045, ये बोला जाएगा कि 2045 तक 783 मिलियन पीपल जो है उनमें डायबिटीज जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब आने वाले टाइम के साथ में यहाँ पर डाटा शो किए गए हैं कि किस तरीके से जो डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो इसको लेकर के फोकस करने की ज़रूरत है। राइटर का ये बोलना है कि देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फीटस के ऊपर ही फोकस करें तो हमारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो सकता है, फ्यूचर को हम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एंड ब्राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि प्रेग्नेंट वीमेन की जो भी इम्पोर्टेंट जो भी डाटाज हैं, उनके जो भी
बेसिक एक न्यूट्रिशन की जो अवेलेबिलिटी है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो फिटस है उसमें डायबिटीज़ को लेकर के जो सेल्स जनरेट होती हैं इस तरीके का इफेक्ट देखने को ना मिले। तो इसके लिए हमें फिटस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के हम हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। और बहुत सारा जो वेल्थ है, जो हमारी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हेल्थ के ऊपर खर्च किया जा रहा है, हालांकि ज़रूरत है क्योंकि कोविड के टाइम में हमने ये देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर जो भी बेसिक फैक्ट्स जैसे डॉक्टर नर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के इश्यूज के टाइम में हम ईजिली जो है इस तरीके के पेंडेमिक को निपट सके। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में के ऊपर तो हमें फोकस करना ही है, साथ में हमें जो डायबिटीज़ का जो रूट लेवल है वहीं पर फोकस करना है, ताकि जो इशू है वो हायर लेवल तक इंक्रीज ना हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर बीजिंग का और इंडिया का जो टर्न देखने को मिल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि अगर देखो इंडिया के जो चाइना के साथ में जो रिलेशन है, अगर इसमें कुछ रीसेट होता है तो ये नई दिल्ली के मतलब हमारे इंडिया के यूएस के साथ में जो रिलेशनशिप है उनको हो सकता है कि आने वाले टाइम में चेंज कर दे। आप सभी को पता है अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेन डिग्नेटरीज इंडिया की विजिट पर रहे, जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स रहे अदर कंट्रीज से, जिन्होंने डिस्कशन किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस तरीके से इन सारी कनेक्टिविटीज़ को, इन सारी मीटिंग्स को अवॉइड किया। यहाँ पर इंडिया जो है वो अपने एब्सटेन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। रशिया जो अटैक किया यूक्रेन के ऊपर उसको लेकर के, हालांकि इंडिया चाहता है, इंडिया ने बोला है कि हम चाहते हैं कि ये जो भी प्रोसीजर है ये पीसफुल तरीके से एंड हो, लेकिन जब भी यूनाइटेड नेशन में वोटिंग की बात आई तो इंडिया ने हमेशा एब्सटेन पॉलिसी को फॉलो किया है। ओके, यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी रशिया को बैन किया गया है, तो वहाँ पर भी इंडिया ने अपनी जो एब्सटेन पॉलिसी है उसको फॉलो किया है। तो इसमें राइटर का ये बोलना है कि प्रेजेंट टाइम में चाइना ने भी एब्सटेन पॉलिसी को फॉलो किया, इंडिया ने भी फॉलो किया, मतलब इंडिया और चाइना जो है वो एक स्टेप पे, एक ही जगह पर, एक ही फ्लोर पर खड़े हुए हैं। तो इससे हो सकता है कि इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है, जो भी हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं उनको सोल्व करने में हमें हेल्प मिले। हालांकि अगर हम देखें तो 2020 में जो इशू हुआ उसके बाद में बहुत सारे बॉर्डर एरियाज, बहुत सारे पॉइंट्स में अभी भी कन्फ्लिक्टेड जोन है, रेगुलर डिस्कशन भी चल रहा है लेकिन उनका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो स्टैंड है रशिया को लेकर के इंडिया और चाइना का सेम स्टैंड, इससे हो सकता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतरीन हो। लेकिन यूएस के साथ में जो हमने चाइना को काउंटर करने के लिए क्वेड ग्रुप बनाया है, इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर रखने के लिए जो हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर यूएस जो हमें सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यूएस चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो यहाँ पर कोशिश हो सकती है कि इंडिया के साथ में यूएस के जो रिलेशन है उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। अभी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है वो जेएम के रिसर्च एंड एनालिटिक्स, इसके अलावा इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्होंने मिलकर के इस रिपोर्ट को बनाया था। और इसमें बोला गया था कि इंडिया का जो टारगेट है 2022 का कि 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को हम इंस्टॉल करेंगे, उसको इंडिया अचीव नहीं कर पाएगा। हालांकि 2022 का अप्रैल तक की जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि 100 गीगावाट के टारगेट का 50% केवल हम अचीव कर पाए हैं, जिसमें से 60 गीगावाट यूटिलिटी स्केल, 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, ये जो है उसको अभी हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसको 100 गीगावाट को कंप्लीट करना है। लेकिन अगर हम बात करें तो 2020-22 में सोलर कैपेसिटी में ओनली 19 गीगावाट को हमने क्या किया है, ऐड किया है, जिसमें से 15.8 गीगावाट यूटिलिटी स्केल पर और 3.5 गीगावाट रूफटॉप सोलर से। यहाँ पर ये बताया गया है कि रूफटॉप सोलर का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ा रहा था इनिशियल टाइम में, क्योंकि लोगों में, कंज्यूमर जो है उनमें अवेयरनेस नहीं थी, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी थी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, और फाइनेंशिंग भी इनकंसिस्टेंट था, जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई, टेक्नोलॉजी जो है उसको इंक्लूड किया गया, और जैसे जैसे जो कंज्यूमर अवेयरनेस इंक्रीज हुई वैसे वैसे एनर्जी कोस्ट, जब लोगों को लगा कि एनर्जी कोस्ट काफ़ी ज़्यादा कट होता है, हम अगर रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करते हैं तो जो रूफटॉप सोलर मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीज देखने को मिला।
सबसे पहले 2010 में इंडिया ने अपनी सोलर पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी। इंडिया ने ये देखा कि हम क्या करेंगे। जनवरी 2010 में नेशनल सोलर मिशन को कमेंस्ड किया गया था और फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने सोलर पावर को इंडिया में प्रमोट करने का और डेवलप करने का टारगेट लिया था। 2011 में अगर हम देखें तो इंडिया में सोलर कैपेसिटी 0.5 गीगावोट था और अब 2021 में 55 गीगावोट है, मतलब 59% लगभग एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर इंडिया में देखने को मिली है। इंडिया ने पहले टारगेट लिया था 2010 के टाइम कि 2022 तक हम 20 गीगावोट का जो टारगेट है उसको क्या करेंगे, अचीव करेंगे। लेकिन फिर टारगेट को रिवाइज कर दिया गया अगस्त 2021 में कि 100 गीगावोट का जो टारगेट है उसको हम 2022 तक अचीव करेंगे और 2030 तक 300 गीगावोट का सोलर टारगेट जो है उसको हमारी गवर्नमेंट अचीव करेगी। इंडिया प्रेजेंट टाइम में चाइना, यूएस, जापान और जर्मनी के बाद में 5th रैंक पे आता है सोलर कैपेसिटी में। ओके, दिसंबर 2021 के यहाँ पर डाटा है जिसमें 55 गीगावोट इंडिया की जो कैपेसिटी है उसके बारे में बताया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी में 14% सोलर कैपेसिटी से इंडिया जो है वो अपना पार्टिसिपेशन करवा रहा है। ओके, इस 55 गीगावोट में जो ग्रिड कनेक्टिविटी यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स 77% तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं और बचा हुआ जो है वो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एंड ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट से आता है। अभी ये रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये बोलती है कि 100 गीगावोट का हमने टारगेट ले रखा था कि 2022 तक इतना टारगेट हम अचीव कर लेंगे, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ हम 50% ही अचीव कर पाए हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पर रखी है। अब यहाँ पर रूफटॉप सोलर अडॉप्शन के बारे में बताया गया है कि क्या कारण रहे, किस तरीके से हमने इसको अचीव किया। दिसंबर 2015 की बात है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को लॉन्च किया, इसका फर्स्ट पेज, और जो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन और सोशल एरियाज है उनको इंसेंटिव देना स्टार्ट किया। फरवरी 2019 में टारगेट हमने रखा 40 गीगावोट का कि रूफटॉप से हम 40 गीगावोट जो हैं वो 2022 तक इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे जैसे इंसेंटिव दिए लोगों में अवेयरनेस की, तो ये जो रूफटॉप सोलर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया। अब सभी को पता है सोलर मार्केट में हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2070 तक जो हमने टारगेट लिया है नेट जीरो कार्बन एमिशन, उसको अगर हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके का जो टारगेट है उसको अचीव करना ही होगा। ओके, 2030 तक इंडिया ने टारगेट लिया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 500 गीगावोट तक इंडिया अपनी इंक्रीज करेगा। तो इन सारे टारगेट्स को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब जो हमारे टारगेट्स हैं, जो स्मॉल टारगेट्स हैं, उनको हम अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर नेपाल का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस, दूसरा बात करें कोविड, और नेपाल में टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो टूरिज्म में स्लो डाउन, जिसकी वजह से जब आपके पास में मनी कम आ रहा है लेकिन आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो कुछ भी बेसिक नीड्स को खरीदने के लिए, तो आपके जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इसको लेकर के नेपाल में डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो पुश कर रहे हैं नेपाल को इन्फ्लेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, यहाँ पर कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट में या उत्तराखंड स्टेट में कुछ हेट स्पीच देखने को मिले थे। वहाँ पर हरिद्वार पर एक असेंबली ऑर्गेनाइज होती है और वहाँ पर कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट पास किए जाते हैं। तो इसको लेकर के कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर लिया कि भाई वहाँ पर हेट स्पीच जैसी चीज़ें हुई, फिर भी आप उसको लेकर के चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हो। तो अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि हमने चार्जशीट फाइल कर दी है। अब बात आती है हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम देखें तो ये जो आर्टिकल है वो आपके जीएस पेपर 2 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हेट स्पीच होता क्या है? हेट स्पीच को लेकर के कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267वीं रिपोर्ट ये बात बोलती है कि हेट स्पीच जनरली अगर आपने किसी को कुछ बोला या फिर किसी को कुछ लिख करके इस तरीके के जो आपके एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं स्पेसिफिक किसी पर्सन के खिलाफ में, किसी ग्रुप के खिलाफ में, किसी रिलीजन के खिलाफ में, किसी जेंडर के खिलाफ में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेट स्पीच में आती हैं।
हेट स्पीच में कोई वर्ड जो रिटन हो, स्पोकन हो, साइन के थ्रू, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जो भी आपके स्टेटमेंट है जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो सकती है, कुछ इश्यू क्रिएट हो सकते हैं, उसको हेट स्पीच में काउंट किया जाता है। इंडियन लॉ कैसे ट्रीट करता है हेट स्पीच को? तो हमारे इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 153A और 505 जो है उसके थ्रू हम हेट स्पीच को काउंटर करने की या उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी कमेटी बनी है और उन कमेटीज़ ने रिकमेंडेशन दी है, जैसे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि आईपीसी में 2 ऐसी चीज़ें रिकमेंडेड होनी चाहिए, 2 सेक्शन को इंक्लूड किया जाए जिसकी बेसिस पर हम हेट स्पीच को क्या कर सके, टैकल कर सके। सेक्शन 153C और सेक्शन 505A ऐड करने की बात उन्होंने बोली है। ओके, कुछ अदर कमेटीज़ की रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो MP बेजबा रूहा कमेटी और टी.के. विश्वनाथन कमेटी, उन्होंने भी इंडियन पीनल कोड में कुछ पनिशमेंट एक्ट और स्टेटमेंट इंक्लूड करने की बात बोली थी। हेट स्पीच को रेगुलेट करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इससे सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट होता है अगर हेट स्पीच पास होते हैं तो। इसके अलावा जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहिए एक सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे डिस्टर्ब होता है, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर 2+2 जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई इंडिया और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये बोला है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के ज़्यादा कुछ डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट है फ्री स्पीच को लेकर के, उसमें स्पेसिफिक इंडिया को लेकर के फोकस किया गया है। 2021 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ऑन इंडिया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, कर्ब्स ऑन फ्री एक्सप्रेशन एंड मीडिया इंक्लूडिंग अनजस्टिफाइड प्रोसिक्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट, ओवरली restrictive laws on funding of NGO and civil society organization and government harassment of domestic and international human rights organization, इन सभी के ऊपर फोकस किया गया है। और यहाँ पर बात रखी गई है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कुछ एक तरीके से आर्बिट्रेरी तरीके से अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 16 पर, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोला गया है कि ग्राम स्वराज स्कीम जो 2017-18 के टाइम इसको लॉन्च किया गया, 18-19 के टाइम इसको लॉन्च किया गया था, तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको रेगुलर किया है कि हम इसको नेक्स्ट ईयर्स के लिए या कुछ टाइम के लिए उसको और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम इसको 2025-26 तक उन्होंने इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। ये जो स्कीम जो लॉन्च की गई थी इसमें स्पेसिफिक जो रूरल एरियाज़ है वहाँ की गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जा सके ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है और उस पिटीशन में ये बोला गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए जो भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हो, क्रिश्चियन, पारसी, इन सभी से रिलेटेड जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उन सभी को लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के मना किया है, रिफ्यूज़ किया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए फॉरेन पेज पर ये जो आर्टिकल है इसमें जो फिनलैंड कंट्री है, ओके, फिनलैंड कंट्री ने ये शो किया है कि कुछ आने वाले वीक्स में हम नाटो ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप है उसके लिए हम डिसीजन ले रहे हैं और जल्द ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। नाटो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट टाइम में एक्सपेंशन देखने को मिला जिसकी वजह से ही जो यूक्रेन ने अपनी जो विलिंग है वो शो की थी कि उसको नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है। इसी को लेकर के रशिया ने अटैक किया कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन कर रहा है और जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने अंडर करके रशिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर ये अब आने वाले टाइम में भी इशू क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन फिनलैंड ने क्लियरली बोला है कि ये जो वॉर हुआ है इसका हमारे जो भी मेंबरशिप है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नाटो ऑर्गेनाइजेशन आपको सभी को पता है कि एक तरीके से जब यूएस जो है वो रशिया को जो पहले यूएसएसआर के फॉर्म में था उसको काउंटर करने के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग पिलर प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के उन्होंने नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था ताकि एक तरीके से कोशिश की जा सके कि रशिया को काउंटर किया जा सके या यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके। लेकिन 1991 में
में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद में ये बात रखी गई थी कि अब नाटो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद में ही नाटो ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में अपने जो रिलेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बेसिस पर जो रशिया जो है, जो यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सबसे मेजर कंट्री के रूप में रशिया एग्जिस्ट हुआ। तो रशिया को ये लगा कि जो एक तरीके से रशिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि 1990s में जर्मनी का जब दोबारा से कोलैबोरेशन हुआ तो इसको 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो जो यूएस है उसको ये लगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है और जो 15 अदर कंट्रीज़ जो यहाँ पर एग्जिस्ट हुई हैं वो आने वाले टाइम में दोबारा से उनमें कोलैबोरेशन देखने को मिले और यूएसएसआर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करे। तो इसी को काउंटर करने के लिए यूएसए ने अपना नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन है वो रेगुलर जारी रखा है और इसी को लेकर के रशिया को कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि बिल्कुल रीजनल एरिया में जाकर के जो यूएस है वो यूक्रेन को अपने पार्ट बनाना चाहता है और यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में काउंटर करने की कोशिश करेगा, फिर नाटो ऑर्गेनाइजेशन का साथ लेकर के नाटो ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में आकर के एक तरीके से रशिया को काउंटर करने की कोशिश करेगा। और रशिया को इसी चीज़ से बेसिक प्रॉब्लम है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रॉब्लम है इसका जो सॉल्यूशन है, इसके जो रीजन्स हैं उसके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रेजेंट टाइम में वॉर जो चल रहा है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।